सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये एक बहुत ही पुराने प्रसिद्ध अभिनेता है आलोकनाथ। मतलब हर फिल्म में ये फादर का रोल करते हैं। अच्छी जो बढ़िया फिल्में बनी हैं उनमें फादर का रोल बहुत किए ये आलोकनाथ। बॉलीवुड के चरित्र अभिनेता। हाँ। आलोकनाथ की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और कर्क राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं तो लग्नेश बुध है द्विस्वभाव में, अष्टमेश का मंगल इनका स्थिर में है, दीर्घा हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये अल्प हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। मध्य के कालखंड में जन्म कुंडली है ये। अच्छा, और इसमें राजू देखो, लग्नेश दसम घर में बैठा, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है कन्या लग्न में। एक तो बुध का इनको राजयोग मिलेगा। बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है, और ये 3 राशि पीछे मिथुन में बैठा, एक तो ये राजयोग बनेगा। पंचमेश का मालिक शनि इनका तीसरे घर में बैठा है, और शनि यहाँ पे नीचाभिलाषी है। मेष इसकी नीच राशि है, और 5 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा। ये यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा, लेकिन ये शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 5वें घर को मजबूत करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आई, और 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि गई 12वें घर पे। तो शनि 5वें घर को मजबूत करेगा, लेकिन राजयोग नहीं को देगा। भाग्य शुक्र यहाँ भाग्य भाव में बैठा है, वृषभ राशि में, अपनी ही राशि में, तो ये भाग्य भाव को बलवान करेगा यहाँ पर। चतुर्थेश का गुरु इनका 12वें घर में गया, और गुरु यहाँ नीचाभिलाषी है। मकर इसकी नीच राशि है, 5 राशि पीछे ये सिंह राशि में बैठा है। ये यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि से चौथे घर को ये बलवान करेगा, मगर कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश गुरु भी वही काम करेगा। दशमेश का बुध 10वें घर में बैठा है, ये ठीक है, वो राजयोग ही बना रहा वहाँ से। अब यहाँ पे सूर्य बैठा 12वें घर का मालिक। ये सूर्य यहाँ इसका बैठना यहाँ पे कोई ठीक नहीं है, क्योंकि 12वें घर का मालिक 10वें घर में बैठेगा। 10वें घर में शुरुआती दौर में बड़ी बाधाएं आएंगी। अच्छा। हाँ, करियर में, लेकिन ठीक है, करियर थोड़ा उतार चढ़ाव बड़ा हो जाएगा, मगर करियर चलता रहेगा। तो इस तरह से देखो तो एक राजयोग इनको ये केवल मिला है बुध का, और एक शुक्र भाग्य भाव में भाग्य सो करके बैठा है। एक ये चीज हो गई। धन भाव की स्थिति देखो, धन भाव का मालिक शुक्र भाग्य भाव में, तो ये भाग्य से ही धनवान भाग्यशाली है ही है। पत्नी भाव का मालिक गुरु इनका 12वें घर में बैठा है, मंगल से दृष्ट है, और शनि से दृष्ट, शनि मंगल से। तो विवाह में देरी का योग, विवाह बाधा योग, इस तरह की चीज़ें हैं। संतान भाव का मालिक शनि तीसरे घर में, लेकिन तीसरी दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, इसलिए संतान भाव ही मजबूत रखेगा शनि। करियर इनका द्विस्वभाव राशि में है, और चूँकि 12वें घर का मालिक सूर्य यहाँ बैठा है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला करियर इनके जीवन का अपना रहा है। तो बाकी ठीक है, हमारे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई 1, 2, 3 कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती है, कुंडली ठीक है। ये ऐसे चरित्र अभिनेता जिनके पास पैसा भी था, प्रसिद्धि भी थी। ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास पैसा, प्रसिद्धि थोड़ी बहुत आ जाती, पैसा तो रहता ही नहीं। हाँ, तो वो बुध के राजयोग के कारण। अच्छा। बड़ा राजयोग है कन्या लग्न में। हाँ, और खंडित भी नहीं हो रहा कहीं। खंडित भी नहीं हो रहा। तो मतलब राजयोग अगर कुंडली के अंदर है भी, और अगर वो खंडित हो रहे हैं तो वो असर नहीं करेंगे। हाँ, तो वो कम करेंगे, असर करेंगे, लेकिन कम करेंगे। मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, सफलता कम मिलेगी। अब इसमें अगर सूर्य यहाँ ना बैठा होता
तो ये राजयोग बहुत बड़ा हो जाता है, हाँ क्योंकि किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि यहाँ नहीं होगी, हाँ है नहीं, तो ये राजयोग और ज्यादा सफलता देता है। लेकिन सूर्य 12वें घर का मालिक होकर के यहाँ बैठ गया, ये थोड़ा सा करियर को या प्रसिद्धि को उतार चढ़ाव भरा रखा। शुरू में तो इनको काम वाम बहुत मिला था, हाँ उसके बाद बीच में कहीं रुक जाता था। हाँ वही उतार थोड़ा चढ़ाव सा जब ये एज में आए हाँ तब इनको कैरेक्टर जो है हाँ वो ज्यादा से ज्यादा मिलना शुरू हो गए। ये राजश्री प्रोडक्शन जो नहीं है, हाँ हाँ तो राजश्री प्रोडक्शन की तो लगभग हर मूवी में हाँ ये फादर का रोल करते थे और बड़ा रोल होता था। बाकी हमारे सब तो ठीक ठाक। अच्छा, हमारे पास एक कुंडली, हम आपको ऐसे बताते हैं, हमारे पास एक कुंडली आई। कुंडली का किसी ने फोन किया था, तो हमसे बोले कि हम बिहार से बोल रहे हैं और हमको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। तो हमने उनके हॉरोस्कोप वगैरह तो कुछ डेट वेट मांगी नहीं थी, तो बोले कि और जो समय बताया था वो समय बीत चुका है। तो अब आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? अब इसका मतलब है कि या तो हॉरोस्कोप गलत होगी या जिसने भी गणना की है गणना गलत होगी। गणना गलत होगी। तो ये जो इस तरीके की गणनाएं सोसाइटी के अंदर चलती हैं, उन गणनाओं की वजह से एक तरीके का मेंटल स्टेट बन जाती लोगों की। हाँ है वो थोड़ा सा, जैसे कोई गणना गलत निकल गई तो लोगों का इससे थोड़ा हाँ ये होता है कि नहीं ये शास्त्र गलत है, भ्रमित हो जाता है आदमी, भ्रमित हो जाता है। हाँ। तो इसलिए जब भी कोई किसी को कुंडली पे गणना करे तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, हाँ है ना? हाँ। अच्छा, ये विज्ञान आपको आसान लगता है? ये आसान है विज्ञान? हर आदमी इसको जल्दी से कर सकता है? नहीं, बहुत कठिन है। ये हमारा तो ये मानना है कि ये चूंकि वेद से आया, अथर्ववेद से, तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, जिसमें पहले से ही ज्ञान की क्षमता मौजूद होगी। देखो, पढ़ करके तो कोई ज्योतिष का सीख सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो गणना भी कर लेगा कुछ हद तक किताबों के आधार पर। अच्छा, उपाय कैसे फलीभूत करेगा? रेमेडी। और दूसरी चीज है गणना भी एग्जैक्ट कैसे करेगा? अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है और 30% है गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। अच्छा, आपके हिसाब से रेमेडी कौन इंसान उपयुक्त दे सकता है? एक आदमी जो आत्मज्ञान को उपलब्ध है कि एक आदमी जो आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं है? हाँ, रेमेडी के बारे में तो दरअसल पूरी ज्योतिष के बारे में ही पाराशर ऋषि ने अपने पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है। क्या? कि ज्योतिष का ज्ञान ऋषियों को या जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं उनको अपने शिष्यों को तब देना चाहिए जब उनका शिष्य जितेंद्रिय हो। क्या मतलब? सत्यवाद मतलब जितेंद्रिय हो कि उसके अंदर अपनी इंद्रियों को बस में करने की क्षमता हो। अच्छा, है नहीं? और सत्यवादी हो और शाकाहारी हो, है नहीं? और समाज की भलाई की कामना हो। अच्छा, न कि केवल पैसे या बिजनेस बना हुआ है। पैसा पहले भी मिलता था। हाँ, पुराने जमाने में राजा वजह सब करते नहीं थे, देते थे। तो और ज्ञानी होना चाहिए। अब ज्ञानी से लोग ये अर्थ निकाल लेते हैं कि जैसे कोई वेद पुराण पढ़ लिया तो ज्ञानी हो गया, है नहीं? वो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। अगर वो ज्ञान अपने अंदर ढाला नहीं गया और उसका परिणाम नहीं प्राप्त किया गया, क्योंकि ज्ञान भी तो एक प्रैक्टिकल है। ऋषि मुनियों ने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है उसका प्रयोग करके देखा। सारा एस्ट्रोलॉजी, सारी साइंस, सारी एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिकल पर आधारित थे। पहले इसके प्रयोग किए गए, उनके परिणाम देखे गए, है नहीं, हजारों साल तक, तब जाकर के जो रिजल्ट मिला उसको उन्होंने लिखा। आजकल तो वो कोई करता नहीं है। अब तो हम देखते हैं हमारे पास जितने भी फोन आते हैं ना, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं।
हाँ। हमारा अगला सवाल ये रहता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो हमारे पास कॉल क्यों किए? वही चीज, और अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करो। लो। तो ये भी एक भ्रम है ना कि चार चीजें लिटरेचर पढ़ लेने पे आदमी समझता है कि हमको ज्ञान हो गया है। हमने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि गणना, भाई अगर डॉक्टर डायग्नोस नहीं करेगा बीमारी को तो वो उपाय भी नहीं कर सकता। ठीक बात। दवा भी सही नहीं देगा, है नहीं? एक की जगह 10 दवा लगाएगा कि कोई ना कोई काम करेगी। तो यही हाल आजकल के एस्ट्रोलॉजर का है कि गणना सही नहीं होती तो वो 10 उपाय बताते हैं कि कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत काम करेगा। अच्छा, उन्हीं में से 22 लाख थोड़ा बहुत काम कर जाता लोगों का, तो उनका अपना फायदा हो जाता है। तो गणना अगर एग्जैक्ट है तो कोई छोटे से उपाय से काम हो सकता है। वैसे सूर्य है सबसे पहला जो ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में, सूर्य माना जाता है। सूर्य 12 लग्नों में, है नी, सबसे ज्यादा ताकतवर कहाँ पे होगा? या तो मेष में, मेष लग्न में ही उच्च का बैठ जाए, और या सिंह लग्न में उच्च का बैठ जाए, या ये प्लेनेटरी पोजीशन 10वें घर में बने, या 5वें त्रिकोण में बने, या 9वें त्रिकोण में बने, या 4थे घर में बने। मतलब वो केंद्र या त्रिकोण में उच्च में बैठे, तभी तो वो कोई राजयोग बनाएगा, है नहीं? हाँ, और तभी उसका उच्च का फल मिलेगा। मेष लग्न में बैठ जाए, हाँ, तो पंचमेश होके लग्न में आ गया तो राजयोग बन जाएगा। और सिंह लग्न में अगर पंचम में बैठ जाए, हाँ, है तो एक राजयोग इधर से बन सकता है नहीं? तो बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेटेड गणना है। सिंह लग्न में नवम में बैठेगा तो उच्च में आ जाएगा, हाँ, तो वो तो बड़ा राजयोग बन जाएगा। तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड गणनाएं हैं। हाँ। अब देखो, जैसे 10वें घर में मेष राशि का सूर्य बैठा है, कर्क लग्न हो गई, उच्च का हो गया। कितने तरह से गणना हो सकती है कि कर्क लग्न में, है ना, सूर्य दूसरे घर का मालिक है, यानी एक तरह से अकारक भाव है, दूसरे घर का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता, है ना? और दूसरे घर की दूसरी कोई राशि नहीं है, सिंह राशि की। ठीक बात। तो अब लेकिन ये वहां 10वें घर में अगर उच्च का बैठा तो कैसे ये अपना पूरा प्रभाव देगा, फल देगा? 10वें घर में उच्च का अगर कर्क लग्न में सूर्य बैठे तो 2 चीजें परिस्थितियां निर्माण करेगा। एक तो चंद्रमा का मित्र है सूर्य, है ना? दूसरे सेकंड हाउस धन भाव का मालिक है वो। तो दोनों परिस्थितियां बना करके तब जाकर के वो 10वें घर में अगर उच्च का बैठा है तो वो सफलता देगा। लेकिन इसी को अगर अभी कन्वर्ट करो कि कोई इसमें पॉलिटिकल या राजनीतिक सफलता मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। हाँ, ठीक चीज। अपने करियर में सफलता मिलेगी, ठीक है, जो नौकरी व्यवसाय करता है, धन बढ़ेगा, और उसमें नहीं हो सकता। राजनीति में सफलता तभी मिलेगी जब लग्न में बैठे मेष सिंह का, है ना, तो जाकर के ये माना जाएगा कि क्योंकि वो अपने घर में बैठा ना। हाँ, ठीक बात। और राजा अगर अपने घर में है, इसको इस तरह समझो कि राजा अगर अपने घर में है तो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है ना? और अगर वो कहीं दूसरी जगह पे बैठा है तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारे कॉल आए प्राचीन काल में इसका उदाहरण देखो कि जो राजा लोग किले बनाते थे, है ना, तो किले की ही सुरक्षा ज्यादा करते थे। क्योंकि अगर किसी शत्रु पक्ष ने किला फतेह कर दिया, तो वो तो जीत गया पूरा, तो वो पूरा राज्य जीत गया। किला जीतो राज्य जीत लो, राज्य जीत लोगे। यही था। यही लग्न में बैठा हुआ मेष या सिंह राशि का सूर्य करता है। अच्छा, कि वो अपने किले को मजबूत कर लेता है, बस वो सारे भाव मजबूत कर देता है, सारे पावर। हमारे पास जो कॉल आते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉल इस तरीके के आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि हमारी कुंडली के अंदर यहाँ पे मेष का सूर्य बैठा है तो हमको पॉलिटिक्स में बहुत फायदा होगा, और सूर्य की महादशा निकल गई। तो वो कहे कि कुछ हुआ ही नहीं,
यही कहानी है, यही है उसमें प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम कि सूर्य कहीं भी उच्च में बैठेगा तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो एक उसकी विशेष स्थान है, अगर वो वहां पे बनाएगा जो आप बताएगी। हाँ, तभी जैसे तुला में लग्न में शनि बैठ जाए उच्च का, हाँ निश्चित रूप से राजा बनाएगा, है ना। बुध उच्च का बैठ जाए, बुध उच्च का बैठ जाए, निश्चित रूप से राजा बनाएगा। कर्क लग्न में गुरु उच्च का बैठ जाए, मतलब पंच महापुरुष बनते चले जाएंगे। हाँ, तो आदमी आगे निकलता चला जाएगा, आगे निकलता चला जाएगा। तो सही है, ठीक है फिर, नहीं। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको